मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रयोग क्लासेज में। हम लोग कल अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था धातु के साथ अक्रिया करता है तो क्या होता है, धातु कार्बोनेट के साथ अक्रिया करता है तो क्या होता है, और बाइकार्बोनेट के साथ अक्रिया करता है। अम्ल की नई परिभाषा भी पढ़ी थी। जो H+ देते हैं उनको अम्ल कहते हैं, OH- देते हैं उनको क्षार कहते हैं। आज हमको जो पढ़ना है वह है अम्ल और क्षार की कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड या अम्ल के प्रकार। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको हम खनिज अम्ल कहते हैं, खनिज अम्ल, और एक होता है जिसको हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं, कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल को अंग्रेजी में मिनरल एसिड और कार्बनिक अम्ल को ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। इसमें उदाहरण जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये सब खनिज अम्ल के उदाहरण। कार्बनिक अम्ल में बीक एसिड आते हैं, कमज़ोर वाले, जो प्रकृति से हमको मिलते हैं, जैसे HCOOH, इसको क्या बोलते हैं, एस्टिक एसिड। CH3COOH, इसको बोलते हैं एस्टिक एसिड। इसको फार्मिक एसिड बोलते हैं, इसको फार्मिक एसिड बोलते हैं, इसको एस्टिक एसिड बोलते हैं। और जैसे हमारे पास है C2H4O2, ये क्या है, ये है ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में पाया जाता है। और जैसे H2CO3, ये क्या है, कार्बोनिक अम्ल। क्या है, कार्बोनिक अम्ल। और जैसे हमारे पास मैलेइक अम्ल, जो कि सेब में पाया जाता है, ये सब बीक एसिड हैं, इसको हम खा सकते हैं। मैलेइक अम्ल के बाद जैसे टार्टरिक अम्ल जो इमली में पाया जाता है, ये सब बीक एसिड होते हैं। इनको हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं क्योंकि ये प्रकृति से मिलते हैं। एक खनिज अम्ल है क्योंकि इनको हम खनिज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, खनिज से निकालते हैं। इसको हम दो भागों में और कह सकते हैं। ये होते हैं प्रबल, जो खनिज अम्ल होते हैं मुख्यतः प्रबल अम्ल होते हैं, और जो बीक अम्ल होते हैं इनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल। जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो दुर्बल होते हैं, और जो खनिज अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। ये नोट करो, आगे देखते हैं। हम क्या पढ़े, अम्ल के प्रकार, खनिज अम्ल, कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल उदाहरण और कार्बनिक अम्ल के उदाहरण। नोट कर लिए। दूसरा जो हमको पढ़ना है वो है क्षार। क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। क्षार, एक होते हैं प्रबल क्षार, एक होते हैं दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार मतलब जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, ये सब प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार में जैसे MgOH का होल ट्वाइस, ये सब दुर्बल क्षार। जैसे NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी एक क्षार है तो साल्ट, लेकिन थोड़ा इसका नेचर क्षारी होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार मतलब जो आसानी से OH- आयन दे दे। इनको जल में घोलोगे तो ये आसानी से Na+ और OH- में टूट जाएगा। अगर कोई क्षार पूरी तरीके से टूट कर OH- दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रबल क्षार। अगर कोई क्षार पूरी तरीके से नहीं टूट रहा है, कम OH- आयन दे रहा है, तो उसको हम दुर्बल क्षार बोलते हैं। ऐसे अम्ल में भी होता है, अगर कोई पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन दे रहा है तो उसको हम प्रबल अम्ल बोलेंगे। अगर पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन नहीं दे रहा है तो हम उसको दुर्बल अम्ल बोलेंगे। ये बात समझ आई, नोट करो। अगला चीज जो हमको पढ़ना है वह है अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन की प्रबलता। अम्ल एवं क्षारक के
जलीय विलयन की प्रबलता, जलीय विलयन की प्रबलता मतलब जब अम्ल और क्षार को हम जल में घोल देते हैं तो उनका जलीय विलयन कितना प्रबल होता है, इसको हमको देखना है। जलीय विलयन की प्रबलता को हम H+ आयन की सांद्रता से बताते हैं, H+ आयन की सांद्रता से। अगर H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रबल होगा, H+ आयन की सांद्रता कम है तो दुर्बल होगा। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे होता है। किसके आधार पर बताते हैं? H+ आयन की सांद्रता। सांद्रता का मतलब इकाई आयतन में कितना H+ आयन है, मतलब इतना पानी ले लिए उसमें H+ आयन कितना है उसकी सांद्रता हो गई, इतना पानी लिए उसमें H+ आयन कितना है उसकी सांद्रता हो गई। ठीक, तो H+ आयन की सांद्रता को, सांद्रता के आधार पे हम जलीय विलयन की प्रबलता को बताते हैं। इसमें H+ आयन की सांद्रता को बताने के लिए दो तरीके हैं। पहला है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? सार्वत्रिक सूचक एक ऐसा सूचक होता है जो जिसमें कई प्रकार के सूचक होते हैं। ये क्या है? एक ऐसा पदार्थ है, सार्वत्रिक सूचक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कई सूचक मिले होते हैं, कई सूचक मिले होते हैं, मिले होते हैं। अलग अलग H+ आयन की सांद्रता पर इसका रंग अलग अलग होता है। मतलब अगर जलीय विलयन की प्रबलता जब अलग अलग होगी तो ये अलग अलग रंग प्रदर्शित करेगा। मतलब H+ आयन की अलग अलग सांद्रता पर, अलग अलग सांद्रता पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है, अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। सार्वत्रिक सूचक क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कई सूचक मिले होते हैं। जब उसमें हम कोई अम्ल या क्षारक डालते हैं तो H+ आयन की सांद्रता के अनुसार वो अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। उसमें कई रंग होते हैं, जितना प्रबल रहेगा उस हिसाब से रंग प्रदर्शित करेगा। इसमें होता क्या है, अगर बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा तो लाल कलर का होगा, उससे कम होगा तो ऑरेंज होगा, ऐसे होता जाएगा। और जब उदासीन होगा तो हरा होगा, उदासीन होगा तो हरा होगा। और जब नीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा तो हम कहेंगे प्रबल क्षारीय होगा, बहुत ज़्यादा क्षारीय होगा। सार्वत्रिक सूचक में हमने क्या किया? अम्ल उठाया और डाल दिया। अगर लाल हो गया तो हम कहेंगे प्रबल अम्ल है, अगर हरा हो गया तो कहेंगे हम लोग उदासीन है। अगर यहीं पे क्षार डाले और एकदम नीला हो गया, एकदम नीला हो गया तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि प्रबल क्षारीय विलयन। और नीला से हल्का नीला हुआ, कम नीला हुआ, ऐसे कलर घटता जाता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग रंग आता है। अगर नीला आया तो प्रबल क्षारीय होगा, लाल आया तो प्रबल अम्लीय होगा, हरा आया तो उदासीन होगा। इतना याद रखना है। समझ पाए बात? समझ पाए? नोट करो। सार्वत्रिक सूचक की सहायता से हम विलयन की प्रबलता को बता देते हैं। दूसरा तो तरीका है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने का, वो है pH। क्या है? pH। pH क्या होता है? छोटा p बड़ा H। यहाँ पे इसको थोड़ा समझ लो। P का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है क्षमता, पोटेंस का मतलब होता है क्षमता। H का मतलब है H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता की क्षमता को हम pH बोलते हैं। pH की परिभाषा क्या होगी? pH की परिभाषा क्या होगी? pH, ये छोटा वाला p बड़ा वाला h, pH एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो विलयन में H+ आयन की, H+ आयन की, नोट कर लेना, H+ आयन की
सांद्रता को व्यक्त करता। pH क्या है? pH एक ऐसी संख्या है जो विलयन में H+ आयन की सांद्रता को बताता है। H+ आयन अगर ज़्यादा होगा तो अम्लीय होगा, H+ आयन कम होगा तो क्षारीय होगा। pH की वैल्यू 1 से 14 तक होती है। अगर pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा। अगर pH की वैल्यू 7 के बराबर है तो उदासीन होगा, और pH की वैल्यू अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा। समझ पाए? pH क्या होता है? pH एक ऐसी संख्या होती है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। अगर pH 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, 7 होगा तो उदासीन, और 7 से कम है तो अम्लीय होगा। pH के माध्यम से भी हम जलीय विलयन की प्रबलता को बताते हैं। ठीक, यहाँ पे एक फार्मूला और है जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, वो याद रखना आप लोग, कभी कभी सवाल आ जाती है। 10⁻⁻ pH। H+ आयन की सांद्रता क्या होती है? 10⁻⁻ pH के बराबर दिया रहेगा तुमको। H+ आयन की सांद्रता पूछ लेगा pH, जैसे H+ आयन की सांद्रता दे दी है 10⁻³ तो pH कितना हो जाएगा? बेस समान है तो pH बराबर -3, -pH बराबर, pH बराबर कितना हो जाएगा? 3। कैसा हुआ? अम्लीय। यह है नहीं सिलेबस में NCERT, लेकिन जान लो, ये नोट कर लो। ठीक, हम लोग समझ पाए pH क्या होता है। pH ये बताता है कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर बताता है। ठीक, अब जो हमको दूसरा पढ़ना है वो क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है दैनिक जीवन में pH का महत्व। हेडिंग मार दो, दैनिक जीवन में pH का महत्व। दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है? पहला हम इसमें देखेंगे जीवों की pH अनुकूलता। जितने भी जीव होते हैं, चाहे पादप हो चाहे जीव जंतु हो, सभी के pH का एक परिसर होता है। उससे कम ज़्यादा अगर pH हो गया तो उनकी दशा खराब हो जाएगी, वो लोग, उनकी हालत खराब होने लगेगी। जैसे मनुष्य के लिए pH का जो परिसर है वह होता है 7 से 7.8 तक, 7 से 7.8 तक। अगर इससे कम pH हो गया तो आदमी मरने लगेगा, इससे ज़्यादा pH हो गया तब भी उसकी सब तबीयत खराब होने लगेगी। ऐसे जब अम्लीय वर्षा होती है, तो pH जो है 5.8 से कम हो जाता है। 5.8 से pH जब कम हो जाता है तो क्या होता है? ये पानी बह के जाता है तालाबों में, और जब तालाबों में जाता है तो वहाँ पे जो जीव होते हैं उनका pH कम हो गया, जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं। तो pH की अनुकूलता सभी के लिए ज़रूरी है। पहला हम लोग समझ पाए कि सभी जीव pH के एक निश्चित परास में जीवित रहते हैं। अगर pH का मान गड़बड़ा जाएगा तो उनका जीवन हानिकारक हो जाएगा उनके जीवन के लिए। और जैसे अम्लीय वर्षा हो जाती है तो pH का मान घट जाता है, जिससे जलीय जीव और पादप में जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है, उनको नुकसान हो जाता है। समझ पाइए बात। दूसरी जो पॉइंट है, दूसरा ये है पेट की अम्लता। पेट की अम्लता को समझने के लिए pH का मान बहुत ज़रूरी है। पेट की अम्लता, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर HCl, हमारे पेट में HCl निकलता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका pH होता है 1.2, जो कि बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, सांद्र अम्ल होता है HCl pH कितना होता है? 1.2। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो हम लोग खाते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी किल करते हैं, और जो हम लोग खाए रहते हैं उनको तोड़ने में काम करते हैं, पचाने में काम करते हैं। तो पेट की अम्लता में pH
HCl रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जो HCl है वो ज़्यादा स्रावित हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है, अम्लता हो जाती है। क्या हो जाती है? अम्लता। और इस अम्लता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अम्ल का एंटी क्या होता है? क्षार। तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 यूज करते हैं। डायरेक्टली यूज नहीं करते, इसको इसके साथ कुछ मिला देते हैं, जैसे एक छोटा सा अम्ल मिला देते हैं, टार्टरिक अम्ल, उसके बाद यूज करते हैं। या फिर हम लोग MgOH का होल ट्वाइस यूज करते हैं। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ये क्या होता है? दुर्बल क्षारक होता है। इसी से जो अम्लता को दूर करने वाली दवाएं होती हैं वो बनती हैं। अम्लता को दूर करने वाली दवाएं, MgOH का होल ट्वाइस। जो अम्लता को दूर करने वाली दवाएं होती हैं उसको एंटी एसिड कहते हैं। एंटी एसिड, एसिड का एंटी। समझ पाइए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अम्लता के उपचार में कौन सी दवाएं यूज की जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी एसिड बोलते हैं। उसमें यूज क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको भी बोलते। समझ पाए? पेट की अम्लता में क्या होता है? HCl ज़्यादा स्रावित हो जाता है। ज़्यादा स्रावित होने की वजह से एसिडिटी हो जाती है, जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है, और उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनी हुई दवाओं को यूज करते हैं, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और उन दवाओं को हम एंटी एसिड में रखते हैं, एसिड का एंटी होता है। समझ पाए? अगला जो पॉइंट है वो है फसल के उत्पादन में। फसल के उत्पादन में भी पीएच का बहुत महत्व। फसल के उत्पादन में सभी फसलें सभी प्रकार के मिट्टी में नहीं पैदा होती, वो एक निश्चित पीएच परास में पैदा होती। अगर कोई फसल जिसके लिए पीएच 1 से 2 चाहिए तो उसी में पैदा होगी, वैसे होता नहीं है, कम से कम 6 से 7 के आसपास रहना चाहिए। ऐसे पीएच में फसल अच्छी होगी। अगर पीएच इसको हम लोग किसी मिट्टी जिसका पीएच 2 है उसमें डाल देंगे तो फसल नहीं होगी। तो पीएच का फसल उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या करते हैं जो किसान लोग होते हैं वो लोग मिट्टी के पहले पीएच चेक करते हैं, उसके बाद उस जगह पे फसल अलग अलग उत्पादित करते हैं। पीएच के अनुसार ही फसल हम लोग डाल सकते हैं, हर जगह हर फसल नहीं होती। अगला जो पॉइंट है पीएच का दैनिक जीवन में महत्व में, वह है जीवों द्वारा आत्मरक्षा में। जीवों द्वारा आत्मरक्षा में बहुत सारे जीव क्या करते हैं, जब उनको खतरा महसूस होता है तो डंक मार देते हैं। उसमें वो लोग एक विशेष प्रकार का पदार्थ निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं HCOOH। बहुत सारे जीव जो खतरा महसूस होने पर डंक लगाते हैं, जैसे मधुमक्खी, दतैया और चींटी, लाल चींटी। ये सब क्या करती हैं, इनको खतरा महसूस होता है तो तुमको काट लेती हैं। उसमें क्या करती हैं लोग? HCOOH निकालती हैं, इसको हम लोग फार्मिक अम्ल बोलते हैं, जिससे हमको जलन होने लगता है, दर्द होने लगती है। इसका पीएच 7 से कम होता है, इसका पीएच 7 से कम होता है। जब काट लेता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर लेते हैं, NaCO3। ये होता है क्षारीय प्रकृति, तो इस अम्ल को खत्म कर देता है। जीवों द्वारा आत्मरक्षा में जब इस प्रकार के जीवों को दिक्कत आती है तो ये अपने डंक का यूज करते हैं, उसमें लोग फार्मिक अम्ल यूज कर देते हैं। सांप नहीं होता, सांप के अंदर विष होता है, वो कुछ और पदार्थ होता है, लेकिन इनके अंदर होता है फार्मिक अम्ल। समझ पा रहे हो? जीवों द्वारा आत्मरक्षा। और जब वो काटती है तो वो अम्ल नहीं रहता, तो कुछ और रहता है, वो जहर रहता है, उसका कोई इलाज नहीं, उसका कोई इलाज नहीं। एक इलाज है, वो क्या है वो बाद में बताएंगे, अभी ये नोट करो। जीवों द्वारा आत्मरक्षा नहीं बता दो सर, नहीं बाद में बताएंगे। चलो, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व।
यहाँ तक था, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ये तो नोट कर लिए हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच के बाद बचा हुआ जो पार्ट है साल्ट के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे और उनके रासायनिक नाम पढ़ेंगे और उनके बनाने की विधियों का उपयोग करेंगे।